आर्टिकल 72 आपने क्या देखा था? समाधान की शक्ति, और यह शक्ति किसको मिलती है? राष्ट्रपति। आपने देखा था 161, यह समाधान की शक्ति है, लेकिन यह किसको मिलती है? राज्यपाल को मिलती है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक नोट मैंने लिखवाया था इस दोनों से रिलेटेड, दोनों में अंतर किस प्रकार के क्षमा का है? राष्ट्रपति जो है वो फांसी के सजा को भी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल फांसी के सजा को माफ या माफ नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताइए, 72 में आप जोड़ दीजिए कितना? 4, कितना आ जाएगा? और इसमें भी आप जोड़ दीजिए 4, कितना आ जाएगा? 65। ये दोनों आर्टिकल भी सेम तरह की बातें बताती हैं, बस अंतर इतना है कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के। ये भी आपका केंद्र के अंतर्गत आ रहा था, राज्य के अंतर्गत आ रहा था। अब क्यों नहीं आएगा? थोड़ा सा आप याद कीजिए, थोड़ा पीछे वाले भाग जब आप पढ़े थे, मैंने बताया था ना कि संघ और उसके अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र किस आर्टिकल तक आते हैं? 51 तक। और राज्य वाला किसके अंतर्गत आता है? 137 तक। तो एक बात बताइए कि ये दोनों जो है इसके अंतर्गत नहीं है। सिंपल सी बात है कि राज्य के बारे में बताएगा, ये दोनों जो है आपको इस दोनों के बीच में पड़ता है, तो सिंपल सी बात है कि केंद्र के बारे में बताएगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा था कि बार बार आप रिवाइज मारिए। देखिए, आप लोग बाइक चलाते हैं? सब लोग बाइक चलाते हैं। एक बात बताइए, याद कीजिए उस दिन को जब पहली बार आप बाइक चलाए थे, याद आ रहा है? आपको ब्रेक याद था कि किधर से मारना है? कैसे गाड़ी रोके थे? पैर से, पैर घसीट के रोके थे ना। आज के टाइम में आप बाइक चला रहे होते हैं, दिमाग कहीं होता है, कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं, और कहीं कुछ आगे सामने से आता है, फटाक सा ब्रेक लगा देते हैं। कहते हैं ना, ये कैसे हो गया? शुरुआत के दौर में आपने क्या किया था? ध्यान दिया था अच्छा ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, सब पता नहीं चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे आपके टाइम में सब दिमाग में फिट हो गया। क्यों? क्योंकि उसी काम को आप लगातार बार करते हैं। अब वो सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। देखिए, दो तरह के माइंड काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जब कॉन्शियस माइंड में आप रखिए ना, तो चीजें डिलीट होती हैं, गायब होती हैं। लेकिन जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री कर गई, वो कभी गायब नहीं होती हैं। क्या लगता है कि अगर आपको 1 महीना बाइक नहीं दिया जाए, तो उसके बाद जब बाइक चलाने जाइएगा तो भूल जाइएगा, सीखना पड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन चीजों को आप सबकॉन्शियस माइंड में डालिएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में डालने का एक ही तरीका है कि उसी काम को बार किया जाए, तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे टीचर लोग हैं, क्या हम लोग रट के आके पढ़ाते हैं आपको? सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारे साथ अब एक दिन में जो 8 गो बैच चल रहा है, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, सब में पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल वही सब है। तो एक ही चीज जब बार हमारे साथ घट रही है ना, तो चीजें दिमाग में, डाटा में फिट हो गया है। अब आपको हम आराम से पढ़ा रहे हैं, वही काम आपको भी करना है। जो 4 बार का तरीका मैं बताया था पहले ही क्लास में, वो वही तरीका था कि चीजों को आप सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। अब जैसे अभी हम पढ़ा क्या रहे हैं, आर्टिकल चले कहाँ गए? भाग पे। अगर आपको नहीं याद रहेगा भाग पे, कैसे समझ पाइए कि अच्छा ये इसके अंतर्गत आएगा? क्योंकि अगर कोई आर्टिकल दिया हुआ है, तो आपको समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जो है केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है। क्योंकि बहुत सारे 4 ऑप्शंस होते हैं, ये आर्टिकल जल्दी याद नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए। तो उसके लिए आपको भाग का याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां से आप आसानी से ऑप्शन को निकाल लीजिएगा बाहर। ठीक है, रिवाइज मारिए। 176 बताता है और 165 बताता है, दोनों एक तरह की बातें बताती हैं। एक तरह की बातें क्या? अब एक चीज बताइए कि जब केंद्र सरकार में जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं, उनके विद्वता पे कोई शक है? पूरा शक है। कितना विद्वान लोग होता है, हम उनसे आपके से छुटा हुआ थोड़ी है। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि वो देश की शासन सत्ता को चला रहे हैं, कानून व्यवस्था को चला रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग कानून को चलाना है उनको। तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो सीखेंगे, या फिर अपने लिए एक ऐसे आदमी को नियुक्त करेंगे जो उनको क्या करेगा? राय देगा, मशवरा देगा। ठीक है, किस बात की? कानूनी सलाह देगा। तो सामान्य तौर पे 76 के तहत जो है राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है। 76 के तहत जो है वो आपको क्या होता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अब ये महान्यायवादी कौन होता है? अच्छा, उसका शब्द से आपको स्पष्ट हो रहा है कि महान्यायवादी यानी कि न्याय करने वाला नहीं। हालांकि ये न्याय नहीं करते, क्योंकि इनको जो है कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार नहीं होता। बस केंद्र सरकारों को किसी काम को करने के लिए जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की जानकारी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करने का काम जो है महान्यायवादी करते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर महान न्यायवादी की नियुक्ति की जा रही है तो उसके पास कानून का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कि न्यायवादी नियुक्त है और उसको जो है सो कानून नहीं पता है, ये तो वही बात हो गई कि जो है सो आंध्रा का नाम रख दिया जाए नयन, कमल नयन नहीं, नयन चक्षु, तो वही बात हो जाएगी। उसके लिए जब भी नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी की, तो वह वैसा व्यक्ति होता है जो कानून का विशेष कोटि का ज्ञाता होता है, उच्च कोटि का ज्ञाता होता है। सामान्य तौर पे ये कौन हो सकते हैं? या तो जज हो सकते हैं या फिर आपको अच्छे वकील हो सकते हैं। ठीक है, तो जब जज की नियुक्ति की जाएगी, जो रिटायर्ड जज होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी, या फिर वकील की नियुक्ति की जाएगी, जो अच्छे वकील होंगे। अगर जज की नियुक्ति की जाएगी तो उनकी सैलरी होगी, हर महीने उनको जो है सो फीस देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वकील को इस पद पर रखा जाएगा तो उसका फीस होगा। जब भी सरकार को कानूनी राय लेना होगा उससे, तो कानूनी राय लेंगे और उसका जो फीस होगा वो फीस जो है सो उसको प्रदान करेंगे, उसको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टाइम में के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, पूरा नाम है इनका कोटियन कंठकोट वेणुगोपाल। कोटियन कंठकोट वेणुगोपाल ये जो है महान्यायवादी के पद पर है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार को अभी के टाइम में कानूनी सलाह कौन दे रहे हैं? तो कोटियन कंठकोट दे रहे हैं। क्लियर? लेकिन ये है क्या? वकील है, ये जज नहीं है। ठीक है, तो इनकी जब भी होगी तो फीस होगी। क्लियर? कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। जब लोकसभा खत्म होगी तो लोकसभा के खत्म होते ही इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, नई लोकसभा आएगी और नए जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर? या ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार फिर से इनको दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन नियुक्ति फिर से हो। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76। जो लोग नए हैं बगल वाले को कॉपी में से देख लीजिए कि कैसे लिखा जा रहा है। लिखिए, महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का पद महान्यायवादी का पद। अब इसी में जो सब समझाया है उसको पॉइंट में लिखते जाना है। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। पांच वर्षों के लिए की जाती है, जो केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। जो केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। कानूनी सलाहकार होते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं महान्यायवादी। केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पहले महान्यायवादी भारत के पहले न्यायवादी MC सेतलवाड़ थे। MC सेतलवाड़, आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा नेटवर्क से खोल के। MC सेतलवाड़ थे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में MC सेतलवाड़ थे। बड़ा धीरे धीरे लिख रहे हैं आप लोग। अगला, वर्तमान समय में
के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, पूरा नाम कोट्यान कंठकोट वेणुगोपाल, वर्तमान समय में के वेणुगोपाल। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कितने नंबर के हैं, तो 15वें हैं, ठीक है। के वेणुगोपाल पोस्ट में लिख लीजिएगा 15वें। के वेणुगोपाल महान्यायवादी, इंग्लिश में बोलते हैं इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये शब्द भी लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में महान्यायवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ही इस्तेमाल किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वर्तमान समय में के वेणुगोपाल पोस्ट में 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसी को महान्यायवादी कहते हैं हिंदी में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया है, जिन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया है। रोहतगी बोल के देखिए, मुकुल रोहतगी का स्थान लिया है। अभी जो आप लास्ट लाइन लिखे हैं इसमें 2-3 सवाल है। पहला सवाल, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? कोट्यान कंठकोट वेणुगोपाल। कितने नंबर के हैं? 15वें। और इनके पहले कौन थे, यानी कि इन्होंने जिसका स्थान लिया है उनके पहले थे? उनके पहले मुकुल रोहतगी थे। और मुकुल रोहतगी कितने नंबर के हो जाएंगे? 14वें हो जाएंगे ना। अगला आर्टिकल क्या था? 165। अब हमने तो चर्चा किया था कि केंद्र सरकार में कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं हम सबको पता है, लेकिन राज्य सरकार में कौन सा महर्षि या तपस्वी विद्वान लोग होते हैं? राज्य सरकार की भी तो हालत तो ऐसी ही होती है, तो इनको भी कानूनी सलाह के लिए कोई कानून का ज्ञाता तो चाहिए। तो यहाँ पे जिनकी नियुक्ति होती है उनको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि महाधिवक्ता। ठीक है, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी कहते हैं। राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार को महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कानूनी सलाहकार ये भी हैं, कानूनी सलाहकार ये भी हैं, तो कंडीशन, कार्य प्रणाली सब कुछ सेम होगा। बस अंतर इतना होगा कि ये वाले केंद्र के लिए होंगे, ये वाले राज्य के लिए होंगे। सारे राज्य का अपना अलग अलग होता है, जिनकी नियुक्ति जो है सो आपको राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। केंद्र में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्योंकि राज्य का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है ना, वो सारा का सारा कौन होता है? राज्यपाल होता है। सारे काम राज्यपाल के नाम से होते हैं। करता कौन है? मुख्यमंत्री। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे एकदम बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। फिलहाल बस केवल इतना ध्यान रखना है कि महान्यायवादी जो होते हैं वो महाधिवक्ता जो होते हैं बिल्कुल महान्यायवादी के तरह ही होते हैं। उनकी कार्य प्रणाली भी सेम होती है, उनका वर्किंग पीरियड भी सेम होता है। बस वो केवल राज्य सरकार को कानूनी सलाह दे सकते हैं और ऊपर वाले केवल केंद्र सरकार को कानूनी सलाह दे सकते हैं। क्लियर? महाधिवक्ता का पद महाधिवक्ता का पद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महाधिवक्ता का पद ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, सॉलिसिटर जनरल कहेंगे, क्योंकि ये स्टेट के लिए होते हैं। सॉलिसिटर जनरल महाअधिवक्ता हिंदी में। अगले पॉइंट पे, इसी का अगला पॉइंट, इसी में पॉइंट्स लिखेंगे। एक्चुअली 165 केवल उनके पद के बारे में बताता है, लेकिन इनकी नियुक्ति 167 अनुच्छेद 167 के तहत होती है। ये कई एक बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ।
देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति अगले पॉइंट में मैं जैसे बोला हूं वैसे लिखना है, अनुच्छेद बीच में आ जाएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 167 के तहत होती है। 167 अनुच्छेद 167 के तहत होती है। एक सौ सड़सठ के तहत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए की जाती है। राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, महाधिवक्ता भी कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होते हैं। कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता होते हैं। कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता होते हैं। अर्थात ये सेवानिवृत्त जज यानी कि रिटायर्ड जज, अर्थात ये सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज या वकील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में, इसी का अगला पॉइंट, वर्तमान में बिहार के महान्यायवादी अधिवक्ता, बिहार के महाधिवक्ता वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर पोस्ट में लिख लीजिएगा 21वें 21वें ललित किशोर हैं, जिन्होंने रामबालक महतो का स्थान लिया है। रामबालक महतो का स्थान लिया है। जिन्होंने रामबालक महतो का स्थान लिया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आर्टिकल जो है वो 63 और 64 दो अनुच्छेद हैं। दोनों जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। कल हम लोग ने राष्ट्रपति के बारे में देखा था ना, ये दोनों उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। 63 क्या बताता है? यह केवल उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताते हैं। यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। 64 जो है वह क्या बताता है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। याद है कल हमने चर्चा किया था ना, जब संयुक्त अधिवेशन की बात हो रही थी या फिर अलग अलग अधिवेशन की बात हो रही थी, तो लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष। यानी कि राज्यसभा अध्यक्ष होता कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। यह हमको कहां से पता चला? तो अनुच्छेद 64 से पता चला। अनुच्छेद 64 बताता है कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होंगे वो कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 63 आर्टिकल 63
उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 74, 75। आर्टिकल 74 क्या बताता है? मंत्री परिषद का पद। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। सामान्य तौर पे जो शासन सत्ता चलाती है वह लोकसभा चलाती है। ठीक है, लोकसभा चलाती है। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको अलग अलग वर्गों में, कई एक वर्गों में डिवाइड किया गया होता है। एक होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है। एक होता है आपको जो है सो राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। इसी में एक और होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन लोगों को हम लोग जान रहे होते हैं। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, आपको अमित शाह गृह मंत्री हैं, ये सारे केंद्रीय मंत्री हैं। इन सबको हम लोग जान रहे हैं। तो इस केंद्रीय मंत्री को या कैबिनेट को, इसी में आपको प्रधानमंत्री इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, इनको संयुक्त रूप में हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल जो होती है उसमें सदस्यों की संख्या 15 से 20 होती है। लेकिन एक होता है, अभी हमने आपको क्या चर्चा किया कि 74 बताता है कि मंत्री परिषद का पद। मंत्री परिषद किसको कहते हैं? तो जब ये प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री प्रधानमंत्री इसमें आ गए, तो ये तीनों जब इंक्लूड हो जाते हैं साथ में, तो उसको सम्मिलित रूप में मंत्री परिषद कहते हैं। और मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 60 से 70 होती है। ठीक है। मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 60 से 70, मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 15 से 20। कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री इंक्लूड होते हैं। मंत्री परिषद का मतलब हुआ कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री। इस तीनों को हम लोग जो है सो मंत्री परिषद कहते हैं। सामान्य तौर पे हमारा संविधान जो है या पूरा का पूरा अधिकार मंत्री परिषद को दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल मंत्रिमंडल कर लेती है। मंत्रिमंडल का शब्द का इस्तेमाल केवल भारतीय संविधान में एक बार किया गया है, वो भी 352 अनुच्छेद 352 में। इसके अलावा कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन सारा का सारा काम जो करती है, सारे के सारे अधिकार का प्रयोग कौन कर लेती है? मंत्रिमंडल कर लेती है। और सभी जगह अगर मंत्री परिषद शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो सिंपल सी बात है कि सारे अधिकार किसको दे दिए गए? मंत्री परिषद को दे दिए गए, लेकिन उसका यूज मंत्रिमंडल करती है। ठीक है। अब जैसे आपने सुना कि 1 फरवरी को रेलवे बजट पास हुआ। ठीक है। अभी के टाइम में रेल बजट और सारे बजट एक ही साथ पास कर दिए जाते हैं। तो जो रेल मंत्री थे उन्होंने बोला कि मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के लिए जो है डबल ट्रैक बनाया जाएगा, डबल रेलवे लाइन पटरियां बिछाई जाएगी। लेकिन कभी आप रेलवे मंत्री को बिहार आते देखे हैं? उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे डबल ट्रैक नहीं है? तो उनके लिए काम कौन करता है? राज्य मंत्री और उप मंत्री मिलकर। यानी कि एक मंत्रिमंडल के साथ, एक मंत्री के साथ, जैसे गृह मंत्री है तो उनके साथ राज्य मंत्री और उप मंत्री होंगे, और इनकी संख्या लगभग 5 से 6 होती है। ठीक है। तो 5 से 6 वो, और ये 6-7 आदमी हो गए। ये 6-7 आदमी का ग्रुप होता है, और ये छोटे छोटे ग्रुप बन करके आपको कितने पहुंच जाते हैं? 60 से 70 पहुंच जाते हैं। तो काम ये लोग करते हैं, और मजा कौन ले लेता है? फेमस कौन हो जाता है? कैबिनेट मंत्री। जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देखते हैं और उधर पूरा बड़ाई करते हैं, तो गजब जो है प्रभास ने काम किया है बाहुबली 2 में। नहीं, आर देख करके गजब काम किया है कौन? रामचरण और ये एनटीआर। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग था इस काम करने में किसका था? एस.एस. राजमौली का।
नहीं, उनके साथ और भी बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह होंगे, उनको कोई जानता है? नहीं जानता है। लेकिन उनके बिना ये लोग कोई किसी काम का नहीं, और वो सारे गायब हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं जो सपोर्ट करेंगे, ये फिल्म बना लेंगे, ये हीरो हो जाएंगे, नहीं होंगे। उसी तरह से ये सब मिल करके जो है सहयोग करते हैं और भैया हीरो हो गए। क्लियर? तो जो हीरो आपको दिखाई दे रहे हैं वो मंत्रिमंडल, और जो उनके बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं प्लस हीरो, सबको मिलाकर के मंत्री परिषद। समझे? आप लोग इतना सुस्त नाम लगे नहीं आते का? सुस्त का है, कोई नहीं समझ में आता है। ऐसा लग रहा है 60-70 साल का उम्र हो गया आप लोग, अब बस अंतिम घड़ी गिर रहा है, निकल जा रहा है। पता नहीं चल रहा कि अभी आपके अंदर पूरा जोश सुनना चाहिए। पूछ रहा है तो बोलिए, आपसे ज्यादा हम चिचिया जाते हैं। ये जो हम चर्चा किए हैं ना, ये हम लोग जो है लोकसभा जब पढ़ेंगे वहां पे खुलेगा। फिलहाल बस केवल समझाए हैं कि आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल समझ में आ जाए। क्लियर? आर्टिकल 74 बता क्या रहा है? मंत्री परिषद का पद, देखिए भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, लेकिन यह बात लिखा हुआ है कि जो मंत्री परिषद होगा उसके प्रधान को प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है? तो मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन स्पेशली प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई भी अनुच्छेद जो है भारत के संविधान में नहीं लिखा गया। ठीक है? अच्छा, प्रधान माने क्या होता है? मुख्य नहीं। अब मंत्री जो होता है सारे के सारे मंत्री हैं, उसी में से वो हेड हो गया, तो जो हेड हो गया उसको वो प्रधान हो गया। प्रधान हो गया है क्या? वो मंत्री, तो लगा दिए उसका नाम प्रधानमंत्री, फेमस हो गया बंदा। बस सुनना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप तो कम से कम सब्जी बेच लेते हैं। बस समझ में आया? चलिए, आर्टिकल 74 देखिए, मंत्री परिषद की नियुक्ति 74 में लिखना है। मंत्री परिषद की नियुक्ति मंत्री परिषद की नियुक्ति आर्टिकल 75। मंत्री परिषद का प्रधान, मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री। ठीक है? आर्टिकल 79, 80, 81। इसमें बड़का कौन है? 81। छोटा कौन है? 79। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग इसको जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि जो सबसे छोटा आर्टिकल इस तीनों में, उसमें वह सबसे बड़ के पद को बताएगा। अब एक्चुअली भारत में शासन सत्ता कौन चलाती है? संसद चलाती है। संसद में एक राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल कौन पढ़ चुके हैं? खत्म। बचे कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ये बताता है संसद के बारे में, ये बताता है राज्यसभा के बारे में, ये बताता है लोकसभा के बारे में। इन तीनों में अगर सबसे बड़ा कौन है तो वो सिंपल सी बात है, कौन हो जाएगा? संसद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर राज्यसभा होता है, इसको हम लोग उच्च सदन या उच्चतम सदन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि बड़ा है, और इसको लोग निम्न सदन या निचला सदन कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये छोटा है। तो आर्टिकल 79 जो है वो संसद के बारे में बताता है, आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में बताता है, आर्टिकल 81 जो है वो आपको लोकसभा के बारे में बताता है। ठीक है? आर्टिकल बड़ा, आर्टिकल छोटा, पद बड़ा। ये मैं बस केवल याद करने की भविष्य की आसानी से आपके दिमाग में रुकेगा, इसलिए मैं बताया। देखिए, आर्टिकल 79 संसद, संसद। आर्टिकल 80 आर्टिकल 80 राज्यसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 81 लोकसभा, लोकसभा। ठीक है? चलिए,
एक्चुअली जो अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष जो है सो वह सदस्य नहीं होते, और सदस्य नहीं होते इसका मतलब है कि उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल 100 बताता है कि अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में सीटों की संख्या 543, कल हमने बताया था ना 543 है। अब मान लेते हैं कि इसमें से एक दो आदमी गायब है, एक आदमी गायब है, ठीक है, बचे कितने 542 आदमी उपस्थित है, और किसी बिल को पास करना हुआ और इसमें इनमें वोटिंग हुई और दोनों जो है सो आधा आधा आ गए, 271 और 271, मैंने 271 आदमी बोला कि बिल पास होना चाहिए, 271 आदमी बोला बिल पास नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? तो इस स्थिति में लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो वोट करेंगे। अब लोकसभा के अध्यक्ष इनमें से जिस तरफ वोट कर देंगे वो क्या हो जाएगा, बहुमत में आ जाएगा, यानी कि उनकी बातों को क्या किया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा को वोट करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो है वह निर्णायक वोट कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को वोट करने का अधिकार नहीं होता, बट वो निर्णायक वोट कर सकते हैं, और वो आर्टिकल कौन सा बताता है, आर्टिकल 100 बताता है। देखिए आर्टिकल 100, अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत, अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत ये चारों जो है ना कुछ एक तरह की बातों को बताते हैं। ठीक है, ये बताता है धन विधेयक, यह भी बताता है धन विधेयक, यह बताता है वित्त विधेयक, यह भी बताता है वित्त विधेयक। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत 51 से 152, केंद्र सरकार के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत 152 से 237, ये आएगा राज्य सरकार के अंतर्गत। उसी तरह से ये किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र के अंतर्गत, ये आएगा आपका राज्य के अंतर्गत। ठीक है, धन और वित्त दोनों का मतलब पैसा होता है, धन का मतलब भी पैसा, वित्त का मतलब भी पैसा, लेकिन फिर आर्टिकल अलग अलग हो कैसे गया। तो देखिए सामान्य तौर पे हर साल केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें बजट पास करती हैं। बजट क्या पास करती हैं कि अगले 1 वर्षों में फलाने क्षेत्र में हम फलाना रुपया, इतना करोड़ रुपया, इतना लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। ठीक है, ये उनका क्या था, वित्त विधेयक था। जैसे आप लोग भी बड़े होइएगा, जॉब वगैरह हो तो प्लानिंग होगी, अभी आपके गार्जियन की प्लानिंग होती होगी, घर में जो पैसा आमदनी का सोर्स है वो आमदनी का सोर्स बटा हुआ होगा कि चलिए पैसा आएगा तो गैस का दे देंगे, किराना दुकान का दे देंगे, आपका जो है सो पेट्रोल का खर्चा है, अब 5000 रुपया दवाई बीरू के लिए बचा कर रख लेंगे। ठीक है, लाइफ नॉर्मल चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तक बीच में आ गया कोरोना, अब घर में किसी को हो गया कोरोना, अब सारा बजट खराब। कहने का मतलब ये है कि जो सरकारें साल भर में खर्च करने के लिए जो एक आंकड़ा तैयार करके बताती है कि हम ये खर्च करेंगे, उसी को वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो आंकड़ा बताइए उतना पैसा उसको मिला नहीं है। अब जब उसको काम करना होगा तो समय समय पर जब वो पैसे निकालेगी, निकालने के लिए जो बिल पास करेगी, उसी को जो है सो बोलते हैं धन विधेयक। जैसे एक चीज कल्पना करके देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको जो है सो बिजनेस करने का मन है। ठीक है, आप अपने पिताजी को जाकर बोले कि पिताजी हमको 5 लाख रुपया दीजिए या 10 लाख रुपया दीजिए, हमको जो सो फ्रिज टीवी वगैरह का जो सो दुकान करना है। तो आप जाकर बोलेंगे बाबूजी निकाल के दे देंगे, या तो बाबूजी जो 3000 फीस नहीं की दे 10 लाख रुपया कहाँ से नहीं देंगे ना, लेकिन वो आपकी बातों को सुनेंगे। अच्छा 10 लाख रुपया कहाँ खोले के मन रहता रहा, फलाना जगह पे, तो जहाँ पहले रूम रेंट पता करके आओ, जगह खोज के आओ, आप आइएगा जगह खोजिएगा, जगह खोज लिए आप गए, जो सुविधा जो बताया कि जगह मिल गया है, एकदम जो सुप्रिया सिनेमा रोड के पास है, बीच मार्केट में पड़ रहा है, और उसका जो रेंट 50,000 रुपया महीना, 1 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। जाकर आप बोलिएगा तो पिताजी क्या करेंगे, अब 10 लाख रुपए दे देंगे, नहीं देंगे। अब जो है बोले कि जान उनको वही 45,000 महीना लेस 1 लाख रुपया पगड़ी देता नहीं, तो वो जो है सो आपको उतना पैसा दे देंगे। आप आइएगा, थोड़ा सा कहा सुनी होगा, उसके बाद या तो डेरा मालिक मान जाएगा, नहीं तो आप मान जाइएगा, तो फिर 5,000 रुपया लाकर दे दीजिएगा।
अब बाबूजी क्या करेंगे? अब आपके पास यानी कि 1.5 लाख रुपया खत्म हो चुका, अब 8.5 लाख रुपया बचा 10 लाख में, तो क्या 8.5 लाख दे देंगे? फिर भी नहीं देंगे। अब बोलेंगे क्या कि आप जाके अंदर सब पूरा फिनिशिंग करवाओ, कितना रुपया खर्चा हुआ? 60,000, तो 60,000 निकाल के आपको दे दिए। यानी कि जब आप एक विधेयक पास करते हैं, एक बजट पास करते हैं कि हमको इतना रुपया चाहिए, तो उसी को हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं। और जब समय समय पर जरूरत के हिसाब से आप काम करते जाते हैं और आपको धीरे धीरे फंडिंग मिलती जाती है, तो उसको धन विधेयक कहते हैं। क्लियर? धन विधेयक जो है यह लोकसभा में आता है और लोकसभा में ही पास हो जाता है। राज्यसभा इसको नहीं रोक सकती है। अगर रोकना भी चाहे तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात ही पास होता है। यानी कि धन विधेयक को जब पास करना है तो उससे पहले राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं कि ठीक बात, जात को अपन जो है विधेयक पास करा, हम पैसा जैसे फंडिंग कर देते हैं। तो जब राष्ट्रपति की अनुमति जिस विधेयक पे मिल गई है, उसको राज्यसभा का औकात है रोक लेने का, नहीं रोक पाएगी। हाँ, 14 दिनों तक लटका सकती है, बिल पास नहीं करेगी। और 14 दिन के बाद भी वो पास नहीं करती है तो अपने आप पास माना जाएगा, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी राष्ट्रपति का सिग्नेचर किया जा चुका है। क्लियर? इसको हम लोग लिखेंगे कल, एक बार और चर्चा करते हैं। चलिए, एडमिशन जिनका नहीं हुआ है, आप आकर के ऑफिस में एडमिशन कराइए और निकलिए। फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी चैनल पर। बंद कर दीजिए।